उसके ऊपर एक जिन आशिक हो गया। वो तो गायब हो गया। वो कौवा निकालता है, कौवा निकाल के कौवे की गर्दन काट देता है। उस टाइम तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। बिल्ली निकलती है काले कलर की। जो काले जादू है या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खामोशी 01 और मैं हूं आमिर शफकत तारड़ और मेरे साथ मौजूद है सैयद असद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं असद भाई आप? अल्लाह का शुक्र। तो असद भाई, नाज़रीन के लिए आज आप कौन सी स्टोरी लेकर आए? आमिर, नदीम मेरा दोस्त है, उसने शेयर किए मुझसे अपनी स्टोरी और बहुत ही समझ लो कि ऐसी स्टोरी है कि उस बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो वो मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूँ नाज़रीन से। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हमारी नई तमाम आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चले अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी असद भाई। नदीम का ये बताना था कि उसकी बड़ी सिस्टर है और ये बात जो है तकरीबन 1980 की बात है, 1980s की। और हुआ कुछ इस तरीके से कि ये लोग शादी में जाते हैं और उस दौरान उन दिनों में ये होता था कि उस दौर में ये होता था कि शादियां जो हैं बारात 12, 12:30, 1 बजे तक आती थी और रुखसती जो होती थी वो रात 3 बजे 4 बजे इस टाइम पे हुआ करती थी। तो शादी से वापसी के टाइम पे ये बाइक पे आ रहे थे, तो इनकी सिस्टर के बाल भी खुले हुए, तो जाहिर सी बात है तैयार होके जाता है बंदा खुशबू वगैरह लगा के। जब ये घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद उसका ये बताना था कि जब मेरी सिस्टर सोने के लिए गई है, तो जब वो सो गई है, सोने के बाद वो ये देखता है कि इसके ये सोते में बातें करी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन भी यही होता है कि उसकी सिस्टर सोने जाती है, नींद में ये कहना शुरू कर देती है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। 4-5 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। इसका भाई अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें पता है तुम जब सो जाती हो उसके बाद तुम ख्वाब में क्या बात कर रही हो? उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। खैर, वो ये कहता है कि अब तुम अगर बात करोगी ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त उठा दूंगा। बहन कहती ठीक है, हाँ तुम ऐसे ही करना ताकि मैं भी तो देखूं कि मैं बात क्या करती हूँ सो के। 1 हफ्ते के बाद आमिर इसकी सिस्टर को बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। उसी टाइम पे तेज होना शुरू हो जाता है जिस टाइम पे इसको वो ख्वाब आना शुरू होता है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके सोने के टाइम पे, नींद के टाइम, सोने के टाइम पे। अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो घर वाले इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स तब्दील करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख के दे देते हैं। टेस्ट इसके बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, कोई भी चीज़ डायग्नोज नहीं होती, सारी चीज़ें क्लियर आती हैं। उसका ये बताना था नदीम का कि 3 से 4 महीने सब भाई गुजर जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ हो क्या रहा है। कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ चाय पीती, कहती मुझे सिर्फ चाय देते रहो। यानी कि उसके साथ मामला कुछ और चल रहे थे ना? उसके साथ आमिर जिन्नाती मसला था। ओके। उसके ऊपर एक जिन आशिक हो गया था और ऐसा आशिक हो गया तो जाहिर सी बात है वो तैयार थी शादी से। जब ये लोग वापस आ रहे थे, खुशबू लगी हुई थी, बाल खुले हुए थे, वहां वो जिन हमला कर देता है इसके ऊपर और ऐसा हमला करता है कि वो इसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। और असद भाई, जब ये लोग आ रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा होगा? तकरीबन उसका ये बताना था कि 4:30 का टाइम था, तहज्जुद का जो टाइम होता है, फजर होने वाली होती है। वो टाइम तो बड़ा खतरनाक होता है। अब वो क्या करता है, अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त किसी को रेफरेंस के तौर पे बुलवाते हैं कि यार एक साहब हैं, वो इलाज करते हैं, वो पैसे लेते हैं लेकिन इलाज अच्छा करते हैं, खैर इनको बुलवा लेते हैं। वो घर आता है। अब वो जो घर आता है शख्स, वो क्या करता है, वो कौवा निकालता है, कौवा निकाल के कौवे की गर्दन काट देता है। घर वाले परेशानी, कौवे की गर्दन क्यों काट रहा है? अब उसकी बहन सामने बैठी हुई है, वो बैठे बैठे ऐसे झूम रही है, ऐसे गर्दन घुमा रही है। अब उसका जो जिन था वो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा था, सबको दिख रहा है कि वो ये कर क्या रहा। अब वो जो बंदा बैठा हुआ था वो था खैर काले जादू वाला, बंगाली बाबा। ओ खैर, वो अपने जादूगरी में लगा हुआ। खैर, वो कौवे की गर्दन काटता है, नदीम को कहता है ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ, जो तुम्हारा छत पे कमरा है, उस कमरे के अंदर एक डब्बा है, बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर से एक जानवर, एक परिंदा है, उसको निकाल के ला।
खैर नदीम डरते डरते जाता है, डब्बे में हाथ डालता है। जैसे ही वो हाथ डालता है बिल्ली निकलती है काले कलर की। नदीम छोड़ देता है। खैर काफ़ी कोशिश करता है, नदीम उस बिल्ली को पकड़ के नीचे लेकर आता है डरते डरते, और बिल्ली को उनके पास रख देता है। अब घर वाले भी परेशान होते कि यार ये क्या कौवा क्यों काट रहा है, ऊपर इसको भेज रहा है और ये बिल्ली लेकर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर वो अपनी जादूगरी दिखाता है। अब वो इन घर वालों को कहता है मैं कल आऊँगा और कल मैं आप लोगों से बात करूँगा इसके इलाज के हवाले से। और लड़की की वही हालत है। लड़की अपना उसी कंडीशन में वो अपना सर घुमा रही होती है, आवाज़ निकाल रही होती है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूँगा, इस तरीके की गुफ्तगू कर रही। नेक्स्ट डे जब ये साहब आते हैं, कहते हैं मैं इलाज कर दूंगा, चुटकी में इलाज करूँगा, मैं 10 लाख रुपए लूँगा। घर वाले परेशान, इतनी बड़ी अमाउंट हम कहाँ से लाए। अब इस शख्स को पता था कि इनका कारोबार किया। आमिर उन दिनों में W11 बड़ी मशहूर थी, W11 बस। W11 कराची की सबसे मशहूर बस है। इनकी 3 वो बसें चला करती थी, 7 सुजुकियाँ थी, 3 रक्शे थे। यानी कि ये लोग भी खाते पीते घराने के थे। उस टाइम पे एक दिन का तकरीबन लाख से ऊपर ये लोग कमा लिया करते थे। बिल्कुल कमाते होंगे। इसको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि ये खैर अच्छा खाते पीते लोग। इसने इनसे डिमांड इसलिए की कि ये दे देंगे मुझे। खैर उसके बाद घर वाले सब बैठ जाते हैं, एक मीटिंग बिठाते हैं कि भाई अब इसका करना क्या है। डॉक्टर्स ने तो हाथ हटा लिए कि कोई भी चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही। अब मसला ये जो शख्स आया है ये तो डिमांड कर रहा है लेकिन हमारी बच्ची ठीक कर देगा। घर वाले राजी हो जाते हैं, उसको कहते हैं ठीक है कल से आप इलाज शुरू कर दें, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। आमिर सबसे पहले 10 लाख रुपए रखते हैं। वो क्या करता है, फिर कौवा काटता है, कौवे की गर्दन काट देता है, फिर नदीम को कहता है कि ऊपर जाओ, ऊपर से लेकर आओ। फिर आमिर वो जब वो हाथ डालता है एक बिल्ली और एक कौवा लेकर आता है। अब वो जो बंदा है वो जादूगर जो है वो ये जादूगरी दिखा रहा है। घर वालों को दिमागी तौर पे ऐसा बॉन्ड कर देता है, ऐसा फ्रीज कर देता है कि घर वालों को कुछ समझ नहीं आता। अब वो 10 लाख रुपए जिस दिन लेता है, जाते जाते कहता है कि इलाज तो मैं चुटकी में कर दूंगा लेकिन मैं कल 20 लाख लूंगा। घर वाले परेशान कि यार आज 10 लाख दिए, कल 20 लाख मांग रहे हैं। अब होता ये है कि घर वाले राजी हो जाते हैं। घर वाले अपनी, अब जाहिर सी बात उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अपनी एक गाड़ी बेचते हैं, दूसरी बेचते हैं, तीसरी बेचते हैं। करते करते बात यहाँ तक पहुंच जाती है, उनसे 80 लाख रुपए ले जाता है। 80 लाख बहुत बड़ी रकम होती है आमिर, और वो 1980 की बात बता रहा है वो। और नदीम रो रो के बता रहा है, आज तक रोता है वो इस बात को लेकर कि यार हम लोग गलत हाथों में फंस गए। वो तो पूरे बर्बाद हो गए। बर्बाद के वो ये बता रहा था कि वो 80 लाख रुपए लेके तो चला गया। सबसे बड़ी तकलीफ दे बात जो उसने मुझे बताई वो ये थी कि 80 लाख हमने दे दिए लेकिन हमारी बहन को नुक्ता भी फर्क नहीं पड़ा उसके इलाज से। उसने इलाज किया ही नहीं। वो तो हमें जादूगरी दिखाता रहा, हमसे पैसों की डिमांड करता रहा। हम लोग ऐसा नजरबंद हो गए थे कि ना हमें कुछ समझ में आ रहा। अब हम जो देख रहे हैं वो हम बोल नहीं पा रहे। आमिर उसने उन घर वालों को ऐसा नजरबंद कर दिया था कि वो देख भी रहे कि हम लोगों ने इतना पैसा इसको दे दिया और वो डिमांड पे डिमांड करता जा रहा है और ये लोग मना नहीं कर रहे उसको, ना नहीं कर रहे, वो देते जा रहे हैं। उनको पूरा खाली कर देता और वो बंदा चला जाता। वो तो गायब हो गया। उस टाइम तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई फोन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आप लोग तो कैप्चर कर ही नहीं सकते उसको। अब घर वाले उसको ढूंढते हैं, उस बंदे को जिसके रेफरेंस से आते हैं, उसको पकड़ते हैं कि हमें लेकर जाओ उस जगह पे जहाँ से तू ये बंदा आया है, हमें इसका घर दिखा। खैर वो बंदा, जाहिर सी बात है 1980 की बात, इतनी बड़ी रकम लेके वो रुकेगा, वो गायब हो गया। आमिर कुछ दिन गुजरते हैं, खैर वो गलती से मस्जिद चले जाए और मस्जिद के इमाम से जिक्र करते कि हमारी बहन के साथ ये मसला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम लोग ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ गए कि उसने हमें ज़ीरो कर दिया, सब कुछ बिकवा दिया हमारा। मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो उसके साथ घर जाते हैं और उसकी बहन को दम वगैरह करते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर उसका प्रॉपर इलाज शुरू करते हैं। 1 से 1.5 महीना लगता है। आमिर काम हो जाता है, जान छुट जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे बड़ा सदमा उनको ये लगा कि मस्जिद के जो इमाम साहब थे उन्होंने फी सबीलिल्लाह
कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने घर ही घर में आके उस बच्ची का इलाज कर दिया, ठीक हो गई। और सबसे बड़ा जो धचका हमको ये पड़ा कि हम लोग 80 लाख रुपए दे के भी उसका एक बाल भी नहीं वो कर सके। काले जादू के वाले के हत्थे लग गए। और ऐसे कितने काले जादू वाले घूम रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। इन्होंने तो सिर्फ असद भाई लूट मार मचाई हुई है। जो पैसे लेते हैं और जो काले जादू हैं, ये आमिल जितने भी बैठे हुए सब 2 नंबरी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आमिर, मैं तुम्हें एक सही बात बताऊं, ये लोगों के साथ बिल्कुल सही कर रहा है। वो इसलिए सही कर रहा है क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि हमें लूटा जाए। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि काला जादू वाला है वो जल्दी करेगा, पैसे लेगा, जल्दी करेगा। कुरान पाक खोलते नहीं है, नमाजें पढ़ते नहीं है। अगर इबादत करें, अल्लाह ने दिया कुरान पाक हमारे बीच में, अगर ये पढ़ें तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक ऐसा ही है। थैंक यू असद भाई। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? आप भी ऐसे बंगाली बाबा से बचें ताकि आप लोग ऐसे नुकसानात से बच सकें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप भी हमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नंबर हमारा चल रहा है और इंस्टाग्राम का एड्रेस भी लगा हुआ है। मुझे और असद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।